क्या होगा अगर आपका अपना घर आपकी मौत की गवाही दे? और क्या होगा अगर टाइम खुद आपको अपने जाल में फंसा ले? आज हम समझेंगे एक ऐसी कहानी जो हकीकत और पारलौकिक रहस्यों की सीमा को मिटा देती है। स्वागत है फिल्म डोंट कम होम की इस रूह कंपा देने वाली दास्तान में। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की वरी से, जो अपनी छोटी बेटी मिन को लेकर रात के अंधेरे में कहीं जा रही होती है। रास्ते में खेल खेल में दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वरी लगातार किसी की कॉल को इग्नोर कर रही है। माहौल में एक अजीब बेचैनी है। अचानक वरी मिन से कहती है, चलो एक नया गेम खेलते हैं। मैं 10 तक गिनती हूं और तुम छुप जाना, फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगी। जैसे ही वरी 10 तक गिनती है, मिन छुप जाती है। लेकिन असलियत यह है कि वरी उसे जानबूझकर छुपाती है। क्यों? इसका जवाब अभी रहस्य बना हुआ है। इसके बाद वरी पेट्रोल पंप पर रुकती है, टैंक फुल करवाती है और खाने पीने का सामान भी लेती है। लेकिन हर बार वो सीसीटीवी कैमरों से बचने की कोशिश करती है, जैसे किसी ने उसका पीछा कर रखा हो या वो किसी गुनाह से भाग रही हो। सामान लेकर लौटने पर वो देखती है कि मिन कार में नहीं है। घबराहट बढ़ती है, सांसें तेज हो जाती है। तभी मिन अचानक साइड से निकलकर उसे डरा देती है। डर के साथ मिला सुकून वरी के चेहरे पर साफ दिखता है। लंबा सफर जारी रहता है। नींद उस पर हावी होने लगती है और लगभग एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। मजबूरन वो गाड़ी साइड में लगाकर थोड़ी देर के लिए सो जाती है। सुबह गाड़ी की खिड़की पर किसी की दस्तक से उसकी आंख खुलती है। सामने पुलिस खड़ी होती है। वरी का दिल धड़क उठता है, जैसे पुलिस उसे पकड़ने आई हो। लेकिन पुलिस सिर्फ चेतावनी देती है, ये इलाका सुरक्षित नहीं, यहां डाकू आते हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ। वरी को चैन तो मिलता है, लेकिन जाते जाते वो ये पक्का कर लेती है कि पुलिस उसका पीछा न कर रही हो। आखिरकार वरी अपनी मां के पुराने घर पहुंचती है। एक वीरान, डरावना सा इलाका। घर के अंदर वो मिन को अपना बचपन का कमरा दिखाती है, जहां उसकी हाइट नापने के लिए अब भी निशान बने हैं। मिन उन्हीं निशानों पर खड़ी होती है और लगभग वरी की बचपन की ऊंचाई के बराबर दिखती है। लेकिन तभी कैमरा हमें चुपचाप दिखाता है। वरी के बैग में एक रिवॉल्वर छुपा हुआ है। अचानक कोई दस्तक होती है। वरी डरते डरते दरवाजा खोलती है। बाहर खड़े हैं विनीत, पुराने केयरटेकर, जो वरी के बचपन से ही इस घर की देखभाल करते आए हैं। वो कुछ सामान देते हैं और मदद का ऑफर करते हैं। अगर कुछ भी चाहिए, मेरा घर पास ही है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं, उनकी नजर खिड़की के हिलते पर्दों पर पड़ती है। ये देखकर उनका चेहरा ठिठक जाता है। वरी तुरंत कमरे में जाती है और गुस्से से मिन से कहती है, मैंने मना किया था पर्दे हिलाने से, फिर क्यों हिलाए? मिन सहमते हुए जवाब देती है, मैंने नहीं हिलाए मॉम। सच में वरी को उस पर यकीन नहीं होता। सवाल उठता है, अगर मिन ने पर्दे नहीं हिलाए तो फिर किसने? वो अपना सामान अनपैक करती है। उसमें हमें बहुत सारा कैश भी दिखाई देता है। उसके बाद जब वो मुंह हाथ धो रही होती है, अचानक ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके बालों को हल्के से छुआ हो। वो तेजी से पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम होगा। फिर खाना खाने के बाद वो टीवी देखने बैठते हैं। लेकिन जैसे ही टीवी ऑन होता है, स्क्रीन पर एक अजीब सा चेहरा झलकता है। तभी तेज झटके से टीवी बंद हो जाता है और बाहर का मौसम भी अचानक बिगड़ने लगता है। एक हल्का डर तो सभी को महसूस होता है, लेकिन कोई खुलकर कह नहीं पाता। वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रूम में जाते वक्त मिन को एक अजीब सा बंद कमरा दिखाई देता है। वो पूछती है, इस कमरे में क्या है? वरी शांत स्वर में जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मैं कभी अंदर नहीं गई। अगले दिन खाना खाते समय अचानक लाइट फ्लिकर होने लगती है। तभी मिन को लगता है कि वरी के पीछे कोई डरावना साया खड़ा है। वो चिल्ला पड़ती है, लेकिन बाकी सब सोचते हैं कि शायद वो अंधेरे से डर गई है। जनरेटर ऑन करने पर घर में रोशनी लौट आती है, लेकिन उस डर का असर अभी भी उनके चेहरे पर साफ था। अगली सुबह वरी
और मिन खेलते हुए छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। वरी बेड के नीचे छुप जाती है और मिन उसे ढूंढने कमरे में आती है, लेकिन बिना बेड के नीचे देखे वो बाहर निकल जाती है। वरी उसे सरप्राइज देने के लिए पीछे जाती है, लेकिन देखती है कि मिन ने अचानक एक अजीब मास्क पहन लिया है। वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि तभी मिन झटके से उसे पकड़ लेती है। वरी घबराकर पीछे हटती है और देखती है कि असली मिन तो उसके सामने है। तो फिर मास्क पहने वो कौन थी? रात होते ही एक और खौफनाक हादसा होता है। मिन अब इस घर से भागना चाहती है, लेकिन वरी उसे समझाती है, हमारे पास यही एक घर है, हमें यही रहना होगा। सुबह फिर खेलते हुए मास्क पहनी वही लड़की दिखाई देती है। वरी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। तभी अचानक ऊपर से मिन की चीख सुनाई देती है। वरी दौड़कर उसके कमरे में पहुंचती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। जैसे तैसे खोलती है तो देखती है कि कमरे का सारा फर्नीचर हवा में लटक रहा है। मिन कहीं नजर नहीं आती। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और सारा सामान अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। वरी पूरी तरह डर के साए में डूब जाती है। मिन का कोई पता नहीं। वो टॉर्च लेकर जंगल तक खोजती है, लेकिन नाकाम। थककर पुलिस को बुलाने का फैसला करती है। इंस्पेक्टर वरी की शिकायत सुनकर तुरंत घर पर पहुंचती है। दरवाजे से अंदर घुसते ही उसकी नजर सबसे पहले वरी के चेहरे पर पड़े गहरे निशानों पर जाती है। घर के एंट्रेंस की टूटी हुई टाइल्स और ऊपर की मंजिल का बिखरा हुआ हाल, सब कुछ किसी अनहोनी की गवाही दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यहां कुछ बेहद डरावना घटा हो। इंस्पेक्टर तुरंत जांच शुरू करती है। वरी कांपती आवाज में उसे बताती है कि पिछली रात उसने एक छोटी बच्ची को देखा था। वो उसका पीछा करते हुए एक कमरे तक गई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही बच्ची गायब हो गई। और तो और कमरे के सारे फर्नीचर हवा में तैर रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। इंस्पेक्टर उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाती है, पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाती। वो सोचती है, क्या सच में फर्नीचर हवा में उड़ सकता है या वरी कुछ छुपा रही है? संदेह गहराता है जब इंस्पेक्टर वरी के पति और परिवार के बारे में पूछती है। वरी कहती है कि वो मिन के पिता से कई साल पहले अलग हो गई थी, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो सच नहीं लग रहा था। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए इंस्पेक्टर मिन की फोटो मांगती है, पर वरी के पास कोई तस्वीर नहीं थी। वो बताती है कि पुराना मोबाइल टूट गया था और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं करती। अब पुलिस के पास सबूत के नाम पर बस टूटी हुई चीजें और वरी की उलझी हुई कहानी थी। घर का केयरटेकर भी कहता है कि उसने यहां कभी किसी और को नहीं देखा। इंस्पेक्टर की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। फिर वरी याद करती है उस दिन जब पर्दे अचानक हटे थे, तो वो मिन थी पर विनीत मना कर देता है और कहता है कि वरी यहां अकेली आई है। अब पुलिस को शक होने लगा था कि वरी को मानसिक समस्या है। उन्हें लगने लगा कि वरी की बेटी असल में मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो केवल उसके दिमाग की उपज है। इंस्पेक्टर को विनीत और वरी की बातचीत से पता चला कि वरी कई सालों बाद यहां लौटी है। इंस्पेक्टर ने सीधे पूछा, तो बताइए, आप यहां आई कहां से हैं? इस बार वरी ने झूठ नहीं बोला। उसने सच बताया, मैं पिछले हफ्ते ही बैंकॉक से लौटी हूं। उससे यह भी पूछा गया कि वो किस रास्ते से आई, कहां रुकी। वो हर डिटेल इंस्पेक्टर को बताती है ताकि उसकी बेटी को ढूंढने में मदद मिल सके। इंस्पेक्टर तुरंत जांच शुरू करवाते हैं और बताए गए रास्तों की सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी फुटेज में मिन दिखाई नहीं देती। जैसा हमने शुरुआत में देखा था, वरी खुद मिन को कैमरे से छुपा रही थी। अब इंस्पेक्टर को पूरा मामला समझ में आने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद मिन कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। इसी वजह से वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। लेकिन एक रात वरी की बेचैनी अपनी हद पार कर जाती है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब कुछ साफ साफ बता देती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी एक बेटी है। मैं उसे पिछले हफ्ते बैंकॉक से लेकर आई थी। बहुत मुश्किल से अपने पति से बचाकर लाई। वो मुझे मारते पीटते थे।
इसी कारण मैं छुपकर यहां आ गई। और हां, मैंने अपने पति पर गोली चलाई थी, वो भी जानलेवा। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब वो खुद भी अपराधी साबित हो रही थी। पुलिस उस पर भी केस कर सकती थी। वो आगे कहती है, मुझे शक है मेरे पति ने ही मेरी बेटी को गायब किया है। वो बेहद ताकतवर है, आप लोग उससे पूछताछ करें। पुलिस के कहने पर वरी अपने पति को कॉल करती है और गुस्से में चिल्लाती है, तुमने ही मेरी बेटी को किडनैप करवाया है ना? बताओ वो कहाँ है? लेकिन उसका पति शांत लहजे में कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कहां भागी हो। मैं किसी को कैसे किडनैप करवा सकता हूं? यह सुनकर इंस्पेक्टर ने खुद फोन लिया और पति से सीधे बात की। पूरा मामला बताया। उन्होंने बेटी की कुछ तस्वीरें भी मंगवाई। आखिरकार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब इंस्पेक्टर, पुलिस फोर्स और गांव वालों के साथ जंगल में तलाश शुरू होती है। घंटों की खोजबीन के बावजूद मिन का कोई सुराग नहीं मिलता। थककर इंस्पेक्टर वरी को वापस ले जाने लगते हैं। अब बारिश जोरों से हो रही थी। इंस्पेक्टर का इस मूसलाधार बारिश में भीगना बेहद खतरनाक था, इसलिए सभी लोग तुरंत घर लौट आए। घर में कदम रखते ही इंस्पेक्टर की नजर उस कमरे पर पड़ी जिस पर भारी भरकम ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर ने सवाल किया, यह कमरा बंद क्यों है? जवाब वही पुराना था, यह कमरा कई सालों से बंद है। मैंने खुद कभी अंदर नहीं देखा। लेकिन इंस्पेक्टर को शक था। उन्होंने ताले को तोड़ने का आदेश दे दिया क्योंकि चाबी किसी के पास नहीं थी। जैसे ही ताला टूटा, इंस्पेक्टर की आंखें फैल गई। दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट बेसमेंट छिपा था और जैसे ही वो नीचे उतरे, वहीं पर वो चीज मौजूद थी जो इतने दिनों से सबको आतंकित कर रही थी। बेसमेंट के अंदर अजीबोगरीब मशीनें लगी थी। कांच का एक कैबिन था जो किसी गुप्त प्रयोगशाला का हिस्सा लगता था। इंस्पेक्टर ने तुरंत समझ लिया, यहां खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। कमरे की छत पर जला हुआ एक परफेक्ट काला गोल निशान था। इतना सटीक सर्किल किसी शॉर्ट सर्किट से नहीं बन सकता। और जब ऊपर वाले कमरों को देखा गया, हर फ्लोर पर वैसा ही गोल निशान मौजूद था। सबसे ऊपर उसी अलमारी के ठीक नीचे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब डर अपने चरम पर था, मगर मिन अब तक कहीं नहीं मिली थी। इंस्पेक्टर ने लाचार होकर कहा, हमें उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं। सब निराश होकर चले गए। रात गहरी हो गई। वरी घर पर अकेली रह गई। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटी, एक अजीब सी आहट हुई, मानो कोई उसके घर में घूम रहा हो। उसने डरते हुए इंस्पेक्टर को कॉल किया और फिर गन हाथ में लेकर धीरे धीरे हर कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी उसने देखा, एक छोटी बच्ची दीवार की ओर मुंह करके 1 से 20 तक गिनती गिन रही थी। वो डरते डरते पास गई, लेकिन बच्ची भागकर एक कमरे में चली गई। अंदर का नजारा भयावह था। सारा फर्नीचर हवा में तैर रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा हो। अचानक वो बच्ची अलमारी में घुस गई। जैसे ही अलमारी खोली, उस बच्ची ने उसे अंदर खींच लिया। वो महसूस करने लगी कि मानो किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर रही हो। वो गिरती रही जब तक कि बेहोश नहीं हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को उसी शीशे की कोठरी में पाती है जिसे हमने पहले उसके घर पर देखा था। लेकिन इस बार उसके सामने मौजूद है उसकी मॉम। ये नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। मॉम का चेहरा देखते ही उसके बचपन की यादें ताजा हो जाती है। एक ऐसा बचपन जो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए तरसता था, अपनी मां के स्नेह और साथ को महसूस करने के लिए तड़पता था। साल था 1991। हम अब उस दौर की तरफ लौटते हैं जहां उसकी मासूम सी बचपन की कहानी खुलने वाली है। वो बेहद खुश है क्योंकि आज उसे अपने मां बाप के साथ शहर घूमने जाने का मौका मिलने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी उसकी मां को अचानक डैम साइट से फोन आता है। एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है
और उसे तुरंत वहां जाना होगा। नतीजा, आज का फैमिली ट्रिप एक बार फिर रद्द। यही हमें बड़ा खुलासा मिलता है। वरी की मां कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि एक जीनियस इंजीनियर थी। लोग बताते हैं कि वो और उनकी टीम पिछले 35 बार एक एक्सपेरिमेंट में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन इस बार 36वीं कोशिश में उम्मीदें जिंदा थी। मशीन चालू की जाती है। अचानक सब कुछ हिलने लगता है। बादलों में एक रहस्यमयी ब्लैक होल बन जाता है, जिसके अंदर बिजली कड़क रही थी। तभी कहीं से एक अजीब सी वस्तु गिरती है। पता चलता है वरी की मां असल में टाइम मशीन बना रही थी और वो वस्तु किसी दूसरी टाइमलाइन से आई थी। मां एक्साइटेड थी, पर मशीन अभी अधूरी थी। इसी बीच परिवार के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा था। बार बार प्लान कैंसिल होने से परिवार का मूड खराब था। पति गुस्से में कह उठते हैं, तुम करती क्या हो दिन रात? परिवार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। गुस्से में मां भी कह देती है, मेरे पास समय नहीं है। यही वो शब्द थे जो वरी ने सुन लिए और अंदर तक टूट गई। अगले दिन मां ने उसे खुश करने के लिए एक नया ट्रिप प्लान किया, लेकिन रास्ते में भी उसका ध्यान मशीन पर ही था। पति और पत्नी में बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में मां गाड़ी रोक देती है और बाहर निकल जाती है। वरी पीछे से चिल्लाती है, मां मत जाओ, लेकिन उसने नहीं सुना और तभी अचानक एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है। कार में मौजूद उसके पिता और वो खुद, दोनों की जान चली जाती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही सामने आता है, जिस कैरेक्टर वरी को हम पूरी मूवी में देख रहे थे, वो तो असल में 14 मार्च 1991 को ही मर चुकी थी। तो सवाल ये है, जो वरी अब तक जिंदा थी, वो कौन है? असल में वरी की मां उस हादसे को कभी भूल नहीं पाई। वो दिन रात एक ही तारीख दोहराती रहती, 14 मार्च 2014 मार्च। बस एक ही ख्वाहिश थी, टाइम में पीछे जाकर उस दिन को बदल देना, ताकि वो अपनी बेटी और पति को बचा सके। हालांकि उसने कई बार साइकेट्रिस्ट से मदद ली, लेकिन उसके मन में यह बैठ गया था कि उसने ही अपने पति और बेटी की हत्या कर दी है। गिल्ट इतना गहरा था कि उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया। ठीक उसी पल जब वो डैम में कूदने वाली थी, अचानक उसके सामने एक वॉर्म होल खुला। वो डर से कांप उठी और उसी में गिर पड़ी। ये वॉर्म होल उसकी हील एक और टाइमलाइन में गिर जाती है। साल 1991 में, उस दिन से पहले जब उसकी पहली टाइम मशीन बनी थी। यहां उसे एहसास होता है कि उसकी टाइम मशीन सच में काम कर सकती है। उम्मीद की एक किरण फिर से जग उठती है। क्या वो समय में पीछे जाकर सब कुछ सही कर सकती है? वो पागलपन की हद तक मशीन को पूरा करने में लग जाती है, दिन रात मेहनत करती है। आखिरकार जब वो 14 मार्च 1991 की तारीख सेट कर मशीन ऑन करती है, मशीन अचानक बंद हो जाती है। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है। गुस्से और निराशा में वो मशीन पर हाथ मारती है। अनजाने में एक ऐसा बटन दब जाता है जो एक और ब्लैक होल बना देता है। अब सच्चाई सामने आती है। उस दिन कोई भूत या प्रेत नहीं था, बल्कि टाइम मशीन ने 2024 की टाइमलाइन को 1991 की टाइमलाइन से जोड़ दिया था। वो एक बच्ची को पाती है जो उसे अपनी खोई हुई बेटी जैसी लगती है। वो उसे गोद में उठाकर कमरे में ले आती है, प्यार करती है, दुलारती है, जैसे वो अपनी असली बेटी को कभी नहीं कर पाई थी। लेकिन ये लड़की उसकी बेटी नहीं, बल्कि कोई और है। फिर भी वो उसे खोना नहीं चाहती। झूठ बोलती है कि ये उसकी रिश्तेदार की बच्ची है। उसके साथ घूमती है, खरीदारी करती है, खेलती है, मानो किस्मत ने उसे एक दूसरा मौका दिया हो। फिर भी उसके दिल में ये ख्याल अब भी जिंदा है। क्या वो अपनी असली बेटी और पति को बचा सकती है? वो फिर मशीन को ऑन करती है और टाइमलाइन का टकराव और भी गहरा हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या वो सही टाइमलाइन तक पहुंचेगी या सब कुछ हमेशा के लिए खो देगी? साल 2024 में सीन शुरू होता है। पुलिस इंस्पेक्टर घर की गहन तलाशी ले रही है। हर कोना छान मारा गया, जंगल से लेकर बेसमेंट तक, लेकिन वरी का कोई सुराग नहीं मिला। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में कैश
और एक पिस्टल बरामद होती है, जो साफ इशारा करती है कि वरी खुद भागी नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ बड़ा हादसा हुआ है। 1991 इस टाइमलाइन में हम देखते हैं कि उसकी मां उसके आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वरी अंदर से चिल्लाती रह जाती है, मॉम, सुनो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसकी मां वहां से चली जाती है। वापस 2024 में इंस्पेक्टर केस की गहराई में उतर चुकी है। घर की पुरानी तस्वीरों से पता चलता है कि वरी की मां एक प्रोफेसर थी और हाइड्रोलिक डैम प्रोजेक्ट पर काम करती थी। लेकिन इस घर में मौजूद लैब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दिन बीतते जाते हैं और जांच में कुछ रहस्यमयी सुराग हाथ लगते हैं। एक पुरानी केस फाइल मिलता है जो 1991 का है। उसमें मौजूद रिवॉल्वर की जांच जब फॉरेंसिक में होती है तो हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। ये गन 2020 में खरीदी गई थी। तो ये 1991 में कैसे मौजूद हो सकती है? क्या समय की सीमाएं यहां टूट चुकी है? 1991 की टाइमलाइन। वरी भूखी प्यासी उस कैबिन में बंद है। एक रहस्यमयी औरत उसे खाना देती है। वरी पूछती है, तुम कौन हो? मुझे यहां क्यों रखा है? औरत जवाब देती है, मैं इस घर की मालकिन हूं। वरी जवाब देती है, मैं अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते यहां आ गई, पर पता नहीं कैसे सब बदल गया। वरी को लगता है कि इस घर में कोई अलौकिक शक्ति है जो लोगों को समय में फंसा देती है। रहस्य और गहराता है। इंस्पेक्टर को एक और सुराग मिलता है, एक पुराना कागज जिस पर मोबाइल नंबर लिखा है। लेकिन 1991 में तो मोबाइल थे ही नहीं। ये केस अब अलौकिक पहेली बन चुका है। इंस्पेक्टर समझ जाती है कि वरी अतीत में फंसी है और उसे बचाने के लिए समय से खेलना पड़ेगा। लेकिन कैसे? यही है इस कहानी का सबसे डरावना सवाल। क्या होगा जब अतीत और वर्तमान की सीमाएं टूट जाएं? क्या वरी को समय की कैद से बाहर लाया जा सकेगा, या ये घर उसे कभी भी वापस नहीं आने देगा? अब कहानी हमें ले जाती है 1991 की टाइमलाइन में, जहां उसकी मां ने विनीत अंकल को सख्त आदेश दिए थे कि उस लड़की को इस कैबिन से बाहर नहीं जाने देना है। सब लोग एकदम बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो पर न्यूज़कास्टर की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आज की तारीख है 24 नवंबर 1991। इतना सुनते ही वरी का चेहरा सफेद पड़ गया। विनीत अंकल ने हैरान होकर पूछा, अरे 1991 में ऐसा क्या खास है? इतना घबराने की क्या बात है? उनके लिए ये बस एक साल था, पर वरी के लिए ये सदमे जैसा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था वो अतीत में पहुंच चुकी है। वरी ने तुरंत विनीत अंकल को सब कुछ समझाना शुरू किया। सुनिए विनीता अंकल, मैं भविष्य से आई हूं। आपकी मालकिन, वही मेरी मॉम है। वो मुझे पहचान नहीं पा रही है। मुझे यकीन है मेरी बेटी मिन भी यही है, लेकिन उन्होंने उसे कैद कर रखा है। उसकी बात सुनकर विनीत अंकल धीरे से बोले, लड़की, देखो ये तस्वीर, ये है हमारी वरी। वो तो कई महीने पहले मर चुकी है। इसी टाइमलाइन में कहानी मोड़ लेती है और हमें दिखाया जाता है वरी की मॉम मिन के साथ खाना खा रही है। तभी उनके पीछे वो भयानक भूत प्रकट होता है, वही भूत जो वर्तमान टाइमलाइन में भी मिन को डराता था। मिन ने जैसे ही उसे देखा, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। 1991 में जिस लड़की की लाश मिली थी, वो आखिर कौन थी? जवाब में कहा जाता है, यही तो रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। और यहीं से हम लौटते हैं 1991 की टाइमलाइन में। वहां वरी अपनी जान बचाकर विनीत अंकल को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन हालात उसे ऐसा करने नहीं देते। वो बार बार समझाने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आखिरकार एक घटना सब कुछ बदल देती है। वरी बेहोश होने का नाटक करती है, और जैसे ही विनीत अंकल उसके पास आते हैं, वो केबिन तोड़ देती है। और फिर जब विनीत अंकल उसे पकड़ने बेसमेंट में आते हैं, तभी वो उन पर हमला कर देती है। लड़ाई में कांच उनकी आंख में लग जाती है, जिससे उनकी आंख बुरी तरह फट जाती है। यही वजह है कि 2024 में उनकी आंख पर वो गहरा निशान मौजूद है। फिर भी लड़की उन्हें मारती नहीं, क्योंकि उसके दिल में
विनीत अंकल के लिए एक अजीब सी मोहब्बत होती है। इसके बाद वो अपनी बेटी को ढूंढने एक कमरे तक पहुंच जाती है जहां वो गहरी नींद में सो रही होती है। लेकिन अचानक उसकी मां सामने आ जाती है और गुस्से में बेटी को उससे दूर खींच लेती है। मां पूछती है, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? लड़की जवाब देती है, मैं तुम्हारी बेटी हूं, लेकिन 2024 से आई हूं और मिन मेरी बेटी है और मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मां, जो खुद टाइम मशीन की जानकार है, एक पल को समझ जाती है, मगर डरती है कि कहीं ये महिला उसकी बेटी को उससे छीन न ले। इसलिए वो उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और गुस्से में उसे रेलिंग से धक्का दे देती है। गिरते समय शैंडलियर से उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। इसलिए 1991 में उसकी पहचान कोई नहीं कर पाता और सब उसे एक अनजान लाश मान लेते हैं। प्रेजेंट 2024 में इंस्पेक्टर जब सारी कड़ियां जोड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुलिस की टीम के साथ वरी का पति उस जगह पहुंचता है उसकी तलाश में और गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर उस पर हमला करती है और कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। 1991 की टाइमलाइन में हम देखते हैं कि वरी के बड़े होने के बाद फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच करने पहुंचती है। यह हादसा इतना रहस्यमय और भयावह था कि इसकी गूंज ने हर किसी की जिंदगी को हिला कर रख दिया। जांच के दौरान पता चलता है कि मिन की याददाश्त धीरे धीरे मिटने लगी थी। डॉक्टर्स ने उसकी मां को चेतावनी दी कि उसकी मानसिक स्थिति कभी भी बिखर सकती है। इसके बाद वरी की मां ने उसका नाम बदलकर वरी रख दिया ताकि अतीत की डरावनी यादें उसे परेशान न करें। लेकिन सच यही था कि वरी की आत्मा उसी घर में भटक रही थी, अपनी बेटी की तलाश में। वही आत्मा हमें फिल्म में बार बार दिखाई देती है, जो दरअसल किसी और की नहीं बल्कि वरी की ही थी। समय बीतता गया, मिन बड़ी हुई और उसका चेहरा अब वरी के जैसा दिखने लगा। इसी से उसकी मां को यकीन हुआ कि जिस दिन टाइम मशीन में वो रहस्यमयी लड़की आई थी, वो कोई और नहीं बल्कि वरी ही थी। पर सवाल ये था, कैसे एक ही लड़की दो टाइमलाइनों में एक साथ मौजूद हो सकती है? एक तरफ वो मर चुकी है और दूसरी तरफ वो उनके पास जिंदा है। यही कंफ्यूजन धीरे धीरे एक अंधेरे सच में बदल जाता है। वरी की मां की मौत के बाद वरी पूरी तरह अकेली हो जाती है। उसने अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां ढूंढने के लिए शादी की और एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा मिन। लेकिन खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। उसका पति, जो एक जनरल था, हिंसक स्वभाव का निकला। वो उसे मारता पीटता, कैद रखता और बाहर जाने नहीं देता। एक दिन वरी ने तंग आकर अपने पति पर हमला कर दिया और भाग निकली। पर कहानी ने यहाँ एक बड़ा मोड़ लिया। उसकी गोली उसके पति को नहीं लगी थी, बल्कि उस कमरे में मौजूद 7 साल की मिन को लगी। हालांकि मिन बच गई, पर वरी उसे लेकर अपनी मां के पुराने घर पहुंची और फिर वही चक्र शुरू हो गया। यानी ये सब एक टाइम लूप है जो कभी खत्म नहीं होगा। बार बार वही घटनाएं दोहराई जाएंगी। वरी उसी घर में आएगी, टाइम मशीन में जाएगी, मरेगी और उसकी नई मिन फिर उसी किस्मत को झेलेगी। और इसी रहस्यमय अंदाज में सीरीज का अंत होता है। क्या होगा जब आपका अपना घर आपको बार बार मौत की ओर धकेले? क्या आप भाग पाएंगे या बन जाएंगे इस टाइम लूप का हिस्सा? डोंट कम होम हमें सिखाती है कि अतीत से भागना असंभव है। जब तक हम अपने डर और गुनाहों का सामना नहीं करते, वो बार बार लौटकर हमें सताते रहेंगे।